हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिर से ला चुका हूँ कक्षा 10 हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का वायरल मॉडल पेपर। यदि आप ये मॉडल पेपर तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर किस प्रकार से आएगा एंड उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे, सभी आपको इस मॉडल पेपर को हल करने के बाद पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैं 20 MCQ सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ पूरा यह मॉडल पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम गवाए हुए, और मैं आपको बताता हूँ आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का मॉडल पेपर। और सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूँ कि नोट में आपको पढ़ लेना है कि क्या चीज़ है। समय 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक जो है 70 नंबर का रहेगा। क्लास 10th का 70 नंबर का रहता ही है, ठीक है। एंड उसके बाद से यहाँ पे नोट आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए सामान्य निर्देश कि 15 मिनट में आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है एंड सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। एंड यहाँ पे थर्ड में दिया गया है कि प्रश्न पत्र जो है वो 2 खंड में विभाजित रहेगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे जिसको आपको OMR शीट पर उत्तर देना है। एंड खंड ब में आपको 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न मिलेंगे जिसका आपको लिख के आंसर देना है। समझ गए? तो ये रहा आपका कुछ निर्देश जो आपको मैंने पढ़ के बता दिए। एंड अब आपका शुरू हो गया मॉडल पेपर। तो चलिए आपको बताता हूँ एक एक क्वेश्चन एंड उसका सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट हो गया है। एंड यहाँ पे आप लोग को पता है कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका आंसर हमको किस में देना है, तो OMR शीट में देना है। और इसमें पहला वाला ही प्रश्न दिया गया हम लोग को कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। जो आधुनिक युग की मीरा है इसके नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन 1 में दिया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, या मीराबाई को, या ममता कलिया को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में ही दिया गया है महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक युग का मीरा जो किसे बोला जाता है, महादेवी वर्मा को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि द्विवेदी युग किसके नाम पर रखा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सोहनलाल द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो दिया गया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विवेदी का जो नामकरण हुआ वो वर्ष 1900 में हुआ। किसके नाम पे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को दिया गया है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है। जो प्रिय प्रवास रचना है ये किसकी रचना है, हम लोग को बताना है। सुमित्रानंद पंत की है, जयशंकर प्रसाद की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। तो ऑप्शन डी में दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया हम लोगों को, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। देखिए, साहित्य लहरी, सूर पिचासी, सूर सरावली, इन सभी के रचनाकार जो हैं वो हैं सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी। तो मतलब ऑप्शन ए में ही जो दिया गया है सूरदास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, तो सूरदास जी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और इसमें हम लोग को दिया गया है कि ये सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, हम लोग को बताना है। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी में दिया गया मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी में दिया गया सोहनलाल द्विवेदी, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक है वो कौन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में हर ईयर पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें हम लोग को दिया गया है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। जो कामायनी महाकाव्य लिखा है वो किसने लिखा है, राजेंद्र प्रसाद ने, या जयशंकर प्रसाद ने, या महादेवी वर्मा ने, या अज्ञे ने। तो ऑप्शन बी में जो दिया गया है जयशंकर प्रसाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हाफ ईयरली के साथ साथ आपके मेन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इसीलिए एक एक क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों से पूछ रहा है रामचरितमानस के रचनाकार कौन है। जो रामचरितमानस रचना है ये किसकी रचना है, बिहारी लाल की है, या महादेवी वर्मा की है, तुलसीदास की है, या मैथिली शरण गुप्त की है। तो ऑप्शन सी में दिया गया तुलसीदास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, और ये पूछ रहा है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। अब देखिए, गोदान किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है, और इसके लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल है, या मोहन राकेश है, या राजेंद्र प्रसाद है, या मुंशी प्रेमचंद्र है। तो ऑप्शन डी में हम लोग को दिया गया है मुंशी प्रेमचंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए, इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि
कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, हम लोग को बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन एक में दिया गया सुमित्रानंद पंत को, ऑप्शन बी में दिया गया जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन सी में दिया गया दिनकर को, और ऑप्शन डी में दिया गया है केशव दास को। तो ऑप्शन डी जो है केशव दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो केशव दास को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों से पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रथम सप्तक जो तार सप्तक है इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था। जो प्रथम तार सप्तक था इसका प्रकाशन वर्ष कब है, हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक में दिया गया 1900, ऑप्शन बी में दिया गया 1920, ऑप्शन सी में दिया गया 1943, ऑप्शन डी में दिया गया है 1953। तो प्रथम तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ था वो कब प्रकाशित हुआ था, तो 1943 या 1943 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि प्रत्यय में कितने भेद होते हैं, हम लोग को बताना है। और लास्ट में आप लोग ये भी बताइएगा कि इस 20 एमसीक्यू में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा आपने इस वीडियो के लास्ट में देखे, पूरा वीडियो देखने के बाद से। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आप कमेंट करिएगा एंड उसके साथ मैं लास्ट में आपको इसमें से एक क्वेश्चन आपको छोड़ दूंगा और उसका आंसर आपको खुद ही देना है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक कृंत प्रत्यय होता है, एक दधित प्रत्यय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम का सीधा सा मतलब होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। देखिए ये सोहन संज्ञा है, चलना भी प्रकार की क्रिया है, और ये दुख, लेकिन ये क्या है, तो वह जो है ये सर्वनाम है, ये संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में देख रहे हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि माता और पिता में कौन सा समास है, हम लोग को बताना है। द्विगु समास है और ये द्वंद्व ना रहेगा, ये द्वंद्व समास रहेगा। कर्मधारय समास से बहुब्रीहि समास, तो यहाँ पे द्वंद्व समास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। माता पिता में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। जो च वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, तो च वर्ण का उच्चारण स्थान तालु माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, हम लोग को बताना है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या इनमें से कोई नहीं। तो पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। जल्दी से मैं क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करा दूँ, उसके बाद से आपको जितने भी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, वर्णात्मक प्रश्न है, सभी को बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया कि गेहूँ शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है। जो गेहूँ शब्द है इसका तत्सम शब्द क्या होता है, चड़क होता है या गाहक होता है या मालूत होता है या गोधूम होता है। तो ऑप्शन डी में दिया गया है गोधूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि उपदेश में उपसर्ग का मैंने मतलब बताया था। इसके पहले एक मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, तो उस मॉडल पेपर को जरूर देखिएगा, वो भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एंड उसमें मैंने बताया था आपको कि उपसर्ग का मतलब जो आगे लगे, उपसर्ग मतलब जो आगे और प्रत्यय मतलब जो पीछे लगे, समझ गए ना। तो उपसर्ग और प्रत्यय तो भूलेंगे नहीं, जो आगे लगे उपसर्ग, जो पीछे लगे वो प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है उपसर्ग कौन सा, हम लोग को बताना है उपदेश में। तो उपदेश में कौन सा उपसर्ग है, उप जो है वो क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है और इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा, हम लोग को बताना है। तो सुधन आगतम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सुधन आगतम, और सु में कौन सा मात्रा लगेगा, तो छोटा ऊ की मात्रा लगेगा। वैसे तो ये भी है सुधन आगतम, लेकिन सु में कौन सा मंत्र लगा है, तो बड़ा ऊ की मात्रा लगा है, लेकिन यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा और उसके बाद से आगतम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों से पूछ रहा है और इसमें हम लोग को दिया गया है कि मनोज किस शब्द का पर्यायवाची है। जो मनोज है वो किसका पर्यायवाची है, कामदेव का है या कमल का है या तालाब का है या आकाश का है। तो मनोज जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। देखिए यहाँ से आपके खत्म हो गए पूरे टोटल 20 बहुविकल्पी प्रश्न। तो अब हम लोग चलते हैं खंड ब पे। खंड ब में हम लोग को दिया गया है वर्णात्मक प्रश्न, जिसका हम लोग को कॉपी में आंसर लिखना है। और मैं एक दिन बाद, इसके 1-2 दिन बाद आपको एक प्रश्नों का आंसर लिख के और कॉपी में किस प्रकार से लिखा जाता है अपने आंसर को, मैं सभी एक करके वीडियो अपलोड करूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको डेली बाय डेली प्रोवाइड करूंगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं खंड ब में। देखिए खंड ब में हम लोग को दिया गया है, खंड ब में सिंपल होता है, इसमें हम लोग को करना कुछ नहीं, बस पढ़ के और इसका आंसर देना। और ये 6 नंबर का प्रश्न है। खंड ब में जो पहला प्रश्न है वो 6 नंबर का है और इसमें सबसे पहले गद्यांश से प्रश्न पूछा जाएगा एंड उसके बाद से पद्यांश से प्रश्न पूछा जाएगा। और इसमें हम लोग को दिया गया कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें हम लोग को 2 ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन 2, किसी एक को हम लोग को करना है। यदि
एक आ रहा है तो एक कर लीजिए, दूसरा आ रहा है तो दूसरा कर लीजिए। लेकिन इसमें हम लोग को 3 प्रश्न पूछे जाएंगे एंड उसी का आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पे आप पूरा गद्यांश जब पढ़ेंगे तो नीचे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांशों का संदर्भ लिखिए, किस पाठ से लिया गया इसका संदर्भ लिखना है। फिर गद्यांशों में रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश कौन सा है, तो ये जो दिखाई दे रहा है यही है रेखांकित अंश, और इसी का हम लोग को क्या करना है, तो व्याख्या करना है बस। और उसके बाद से नेक्स्ट दिया गया है कि कुसंगत की तुलना किससे की गई है, हम लोग को बताना है। जब आप ये पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि कुसंगत की जो तुलना है वो किससे की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खत्म हो गया खंड ब का पहला प्रश्न गद्यांश। और गद्यांश में हम लोग को जो 2 ऑप्शन मिलता है, तो ऑप्शन 1 वाला जो आ रहा है वो कर दीजिए, या ऑप्शन बी वाला, ऑप्शन सेकंड में जो दिया गया है अथवा करके इसको भी कर सकते हैं। यदि वो वाला आ रहा तो उसको भी कर सकते हैं, एंड वो नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे अथवा करके दिया है इसको भी कर सकते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब गद्यांश खत्म हो गया, अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका पद्यांश। सेम जैसे गद्यांश में था वैसे ही पद्यांश में, इसमें भी आपको पढ़ के ही उत्तर देना। जैसे दिया गया कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 2+2+2 मतलब कि 3 प्रश्न दिए जाएंगे, और किसी मतलब कि तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। 2-2 नंबर के सभी प्रश्न रहेंगे। जैसे आप पढ़ेंगे पूरा ये गद्यांश, पूरा पद्यांश पढ़ेंगे तो आपको पहला में दिया गया है कि रेखांकित उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको पहला तो संदर्भ लिखना है कि किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि कौन है। मैं आपको लिखने का तरीका पूरा बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए बोल रहा हूँ, कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एक टॉपिक डेली बाय डेली प्रोवाइड होता है यहाँ पे। एंड उसके बाद सेकंड में दिएगा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। एंड उसके बाद से रेखांकित अंश का मतलब जिस पे रेखा किया गया है। मैं जब आपको हल कराऊंगा मॉडल पेपर पूरा या कॉपी लिखने का तरीका बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा किस प्रकार से लिखा जाता है। एंड उसके बाद से दिया गया क्वेश्चन थर्ड में कि गोपियों की बातें कृष्ण तक कैसे पहुंच रहा था, हम लोग को बताना है। ठीक है, और इसमें भी हम लोग को अथवा करके देता है। यदि आपको पहला आ रहा तो कर लीजिए, दूसरा आ रहा तो दूसरा कर लीजिए, किसी एक को ही करना है। एंड यहाँ से स्टार्ट हो गया अब आपका जीवन परिचय का पोर्शन। और मैंने जीवन परिचय ऑलरेडी करा दिया है, जिसमें मैंने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कराया और तुलसीदास का। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि और लेखक है, इसका जीवन परिचय आपको याद करके ही जाना है। जैसे यहाँ पे दिए कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। किसी एक का ही लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख लीजिए, जयशंकर प्रसाद का, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, किसी एक का ही जीवन परिचय आपको लिखना है। दूसरी तरफ बी में दिया गया हम लोग को कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचनाओं का उल्लेख कीजिए। एंड यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत। किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं को लिख देना है, बस आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को दिया गया है संस्कृत गद्यांश। और संस्कृत गद्यांश में हम लोग को करना क्या है, तो केवल गद्यांश को पढ़ के इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे 2 संदर्भ दिए जाएंगे, 2 गद्यांश दिए जाएंगे संस्कृत के, और केवल आपको एक ही का लिखना है, संदर्भ लिखना है एंड इसका अनुवाद कर देना हिंदी में। आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। फुल में फुल मार्क्स चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको डेली बाय डेली एक वीडियो अपलोड होते मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल पढ़ के इसका संदर्भ लिखना है एंड उसके अनुवाद कर देना है संस्कृत में, बस आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या गद्यांश और पद्यांश हिंदी में था, एंड उसी तरह संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश होता है। जैसे कि ऊपर हम लोग गद्यांश पढ़ लिए एंड नीचे आप लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पद्यांश। और इसमें हम लोग को दिया गया कि निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे यहाँ पे पहला दिया गया है एंड दूसरा दिया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेतु। ठीक है, किसी एक का ही आपको संदर्भ लिखना है एंड इसका हिंदी में अनुवाद कर देना। आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर गद्यांश के और 5 नंबर पद्यांश के। मतलब कि संस्कृत और हिंदी दोनों में आपको गद्यांश और पद्यांश पूछे जाएंगे, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है। देखिए इसमें हम लोग को लिखना है श्लोक। अब आपको अपने कापी से कम 2 या 3 श्लोक याद करना जरूरी है, क्योंकि 2 नंबर का श्लोक भी आपको लिखना है। और हाँ, श्लोक वही लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो। ऐसा नहीं कि जो ऊपर दिखे हैं उसी को लिख दीजिएगा बस श्लोक के नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो आपको 2 या 3 श्लोक याद करना अनिवार्य है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। तो ये 2 नंबर का श्लोक है, केवल याद करके लिखना है। एंड उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को दिया गया संस्कृत के प्रश्नोत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया कि भारतीय संस्कृति मूलक की अस्थि, ये 2 नंबर का प्रश्न है, केवल 2 ही का लिखना है। 4 ऑप्शन मिलेगा आपको। जैसे पहला ऑप्शन ये हो गया, दूसरा में पुरुष राजा का आसित, तीसरा में चंद्रशेखर का आसित, चौथा में दिया गया कि वीर केन पूज्यते, तो वीर वीरेण पूज्यते। ठीक है, तो हम लोग को इसी प्रकार से 2 आंसर देना है, केवल 2 नंबर का है, तो आप एक एक करके अच्छे से आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन आपका खंड काव्य। और खंड काव्य में हम लोग क्या करते हैं, तो जिस भी मंडल में जो खंड काव्य चलता है उसी के आधार पर हम लोग को इसका आंसर लिखना है। जैसे कोई मुक्ति दूत पढ़ता है तो उसके आधार पर महात्मा गांधी का चित्र करना है। उसके बाद से कोई ज्योति जवाहर पढ़ता है तो उसके हिसाब से ज्योति जवाहर के खंड काव्य का कथावस्तु लिखना है। कोई मेवाड़ मुकुट पढ़ता है तो उसके तृतीय सर्ग के लक्ष्मी का सारांश लिखना है।
कोई अगर पूजा पढ़ता है, कोई जयसुभाष पढ़ता है, कोई मातृभूमि के लिए पढ़ता है, कोई कर्ण पढ़ता है, कोई कर्मवीर भरत पढ़ता है, कोई तुमुल पढ़ता है, तो जो जहाँ जहाँ मंडल में जो जो यहाँ पे खंडका में पढ़े जाते हैं उसी के आधार पे आपको आंसर देना है, समझ गए। एंड उसके बाद से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और मैं बोलूँ कि आपके पूरे पेपर का सबसे हाईएस्ट नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, और इसका जो मार्क्स है वो 7 नंबर का है। और इसमें हम लोग से पूछा जाएगा निबंध। निबंध किस प्रकार से, तो आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे, किसी एक का ही निबंध लिखना है। और हाँ, मैंने ऑलरेडी निबंध की वीडियो पोस्ट कर दिया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। और उसमें मैंने बताया कि आपको किसी भी टॉपिक पर निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है, और एक निबंध के साथ जैसे कि यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर हम लोग को निबंध लिखना है, आतंकवाद के कारण और निवारण पर लिखना है, जनसंख्या हानि और लाभ और हानि पर लिखना है, और उसके बाद से नारी सशक्तिकरण पर निबंध लिखना है। किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है, और 7 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आइए, एंड क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, एंड आई होप कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें हम लोग को दिया गया कि अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। इसमें आपको क्या करना है, तो पत्र लिखना है, और ये पत्र लेखन आपका 4 नंबर का रहेगा। एंड उसके बाद से यदि ये आ रहा है तो आप पहला ही कर दीजिए, दूसरा आ रहा है तो दूसरा में दिया गया है कि उत्तर मध्य के रेलवे को एक शिकायत पत्र लिखते हुए अपने टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख कीजिए। तो आपको पत्र लिखना भी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। एंड उसके साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे डेली बाय डेली अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट होती हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ये था आपका लास्ट क्वेश्चन पूरे हिंदी के पेपर का। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो मैंने एक एक MCQ सॉल्यूशन के साथ आपको समझा दिया होगा। एंड इसके साथ आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को ख़त्म जरूर करूंगा। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हिंदी का पोस्ट हुआ है, ऑलरेडी मैंने हिंदी का एक पोस्ट कर दिया है। एंड आगे मैं डेली बाय डेली अब आपके मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का सभी सब्जेक्टों का, सोशल साइंस का सभी सब्जेक्टों का मॉडल पेपर पोस्ट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।